हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नोकी 24 पर। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम संविधान पढ़ रहे हैं और आज हमारी 32वीं क्लास है, क्लास नंबर 32। और इस क्लास नंबर 32 में हम राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि भारतीय संविधान का भाग 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको अपना कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा भारतीय संविधान का भाग 4A यानी कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य, इसको भी हम इसी वीडियो में इसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है साथियों, एक बार फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम कोई भी आपका वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें भी पॉलिटी आती होगी उसके लिए सफिशेंट है। जैसा कि हमारे साथ में आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आपको पता भी चल रहा होगा कि हम किस लेवल पर अपना पढ़ रहे हैं, है ना। कोई भी आर्टिकल नहीं छोड़ रहे हैं, जो भी आर्टिकल के कुछ सब आर्टिकल्स हैं उनको भी हम साथ ही साथ लेकर चल रहे हैं, है ना। और अच्छे से उनके बाई एग्जाम्पल्स हम इनको समझ भी रहे हैं। ठीक है, नोकी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और कॉपी पेन निकाल लीजिए क्योंकि आपको नोट्स ज़रूर बनाने होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 46 से आज हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आर्टिकल नंबर 45 लास्ट की हमारी क्लास में हो गया था। साथ ही साथ एक मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि आपके 7 से 8 दिन आपके बिना स्टडी के बिना क्लास के हो गए, लेकिन आने वाले समय में हम 30 से 35 क्लास में अपना पॉलिटी को बिल्कुल कंप्लीटली समाप्त कर लेंगे। और इन 30 से 35 क्लासेस में जो आपका नुकसान हुआ 7 से 8 दिन का, उसको भी हम भरपाई कर देंगे, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में सिर्फ आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी और जो स्क्रीन पर लिख रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इन्हीं दोनों चीज़ पर आप फोकस रखिए क्योंकि मेरा फेस से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन जो होगा उससे होगा जो आपको स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट वो शब्द जो आप मेरी ज़बान से सुन रहे हो, है ना, जो अपने कान से सुन रहे हो, जो मेरी ज़बान से निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए। आर्टिकल नंबर 46 यानी कि अनुच्छेद 46 कहता है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा, लोक स्वास्थ्य सुधार का प्रयास, है ना। आर्टिकल 46 में कहा है कि राज्य पोषक हर स्तर, जीवन स्तर ऊंचा, लोक स्वास्थ्य सुधार का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य के बारे में बात की गई है। मैंने आपको बताया था जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि मौलिक अधिकार हैं वो देते हैं जनता को पावर, है ना, और ये राज्य के विरुद्ध होते हैं। कौन? फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। वहीं अगर मैं DPSP की बात करता हूं यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की अगर मैं बात करता हूं तो ये राज्य को रास्ता दिखाते हैं कि कैसे राज्य के हित में काम किया जा सकता है। ये बाध्यकारी नहीं होते, परिवर्तनीय नहीं होते, है ना, याद रखेंगे इस चीज़ को भी। अगर राज्य चाहे तो किसी भी आर्टिकल पर कानून बनाकर लागू कर सकता है, लेकिन ये राज्य की अपनी चॉइस होगी। राज्य चाहे तो, नहीं चाहे तो नहीं बना सकता। याद रखेंगे बहुत सारे राज्यों में अलग अलग अनुच्छेदों पर कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे राज्यों में नहीं बनाए गए हैं, है ना। वहीं आर्टिकल 46 जो कहता है राज्य के लिए कह रहा है कि राज्य पोषाहार स्तर, जीवन ऊंचा स्तर, है ना, जीवन स्तर ऊंचा, लोक स्वास्थ्य सुधार का प्रयास करेगा। अब कैसे करेगा? जैसे अगर जीवन स्तर ऊंचा बनाने के लिए, जैसे आपको मालूम होगा कि कई राज्यों में, है ना, जैसे मैं बिहार की बात करता हूँ, शराब पे प्रतिबंध है ना, शराब प्रतिबंध की बात की गई, है ना। जैसे बिहार में शराब बंद हो या गुजरात में शराब बंदी हो, ठीक है, उसकी बात, क्योंकि जब शराब बंद होगी तो क्या होगा? स्वास्थ्य लोगों का अच्छा होगा, है ना, यानी कि उनका जीवन सुधरेगा, जीवन स्तर उनका ऊंचा हो जाएगा। ऐसे हिसाब से यानी कि जीवन कल्याण के लिए क्या हो सकता है? राज्य अपना कोई नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। जैसे जहरीले कोई पदार्थ है, राज्य सरकार उन पर भी रोक लगा सकती है ताकि लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो सके। ठीक है, पोषाहार स्तर अच्छा बनाने के लिए भी राज्य सरकार कानून बना सकती है। जैसे आप देखते होंगे होटलों पर छापे लगते हैं, किस चीज़ के लिए? कि होटल जो खाना दे रहे हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी क्या है ना। फूड विभाग, फूड डिपार्टमेंट, है ना, खाद्य विभाग उन पर अक्सर क्या करता है? छापे मारता है। जैसे आप होली, दिवाली या मतलब कोई ऐसे त्यौहार जो बड़े त्यौहार होते हैं उन पर देखते होंगे कि हलवाइयों के यहाँ छापे लग रहे हैं और नकली मावा पकड़ी जा रही है ना। वो क्या हो रही है? वो इसलिए पकड़ी जा रही है ताकि आपका जो पोषाहार स्तर है उस पर कोई नुकसान ना हो, इसका स्तर ऊंचा हो सके।
आपके जीवन का जो स्तर है वो ऊंचा हो सके, लोक स्वास्थ्य में आपका सुधार का हो सके आपका, क्योंकि आप अगर कोई बुरी चीज़ खाओगे, हानिकारक चीज़ खाओगे तो आपका जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए सरकार दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नियम आपके लिए लेकर आती रहती है ना। वहीं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना सरकार लेकर आई है, परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकार लेकर आई है, पल्स पोलियो जो कार्यक्रम आप अक्सर देखते होंगे कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाती है ना, जो बिल्कुल निःशुल्क होती है, जो सरकार की तरफ से पिलाई जाती है ना, ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो सके और उनका कोई अंग कैसा अविकसित ना रहे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़े। अब आर्टिकल नंबर 47 देख लीजिए। आर्टिकल 47 कहता है राज्य कृषि व पशुपालन संगठन के बारे में सोचेगा। कैसे? जो गाय है, दूधारू पशु हैं या फिर पशुओं की नस्लों में सुधार एवं उसके अलावा उनके वध के प्रतिषेध की बात करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गौ हत्या का अगर कानून बनेगा वो किस आर्टिकल के तहत बनेगा? आर्टिकल 47 के तहत बनेगा। बहुत सारे राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंधित है, यानी कि उनके लिए कानून बनाए गए हैं, गौ हत्या करने वालों को सजा के दायरे में रखा गया है। तो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 47 के तहत। केवल गाय ही नहीं, अगर कोई दूधारू पशु है उसके लिए भी इसमें नियम बना सकती है आर्टिकल 47 के तहत सरकार, है ना, याद रखेंगे। अब आर्टिकल 48 देख लीजिए। आर्टिकल 48 पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बात करता है। पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बात करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 48। अब ये जो आर्टिकल 48 है ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1976 में हुआ था। उसके माध्यम से आर्टिकल 48 में पर्यावरण के बारे में जोड़ा गया। उदाहरण के बारे में बात कर लूँ तो टाइगर प्रोजेक्ट है, हाथी परियोजना है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में आया, वन संरक्षण अधिनियम है जो कि 1980 में आया, और साथ ही साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, क्योंकि ये पर्यावरण की बात करता है, उनके संरक्षण की बात करता है और वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। आर्टिकल 48 याद रखेंगे इस चीज़ को। डायरेक्ट पूछा जाता है कि पर्यावरण का संरक्षण किस आर्टिकल में आता है, किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 48 में आता है, यानी कि 48 में आता है ना। वन या फिर वन्य जीवों, जो वन में जो जीव रहते हैं उनकी रक्षा के बारे में अगर बात करता है तो आर्टिकल 48 बात करता है, याद रखेंगे इस चीज़ को, है ना। साथ ही साथ अब आर्टिकल नंबर 49 देख लीजिए, 49। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, है ना, या फिर स्थान हो या फिर वस्तु हो, उनके संरक्षण की बात करता है। और उसके लिए एक आपने देखा होगा एक बोर्ड बनाया हुआ है, भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण, है ना, जिसको हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म तो होती है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ASI, है ना, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, चाहे वो स्थान है या फिर कोई वस्तु है, उनके संरक्षण, है ना, उनके संरक्षण कौन करेगा? भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण करेगा। इस चीज़ को याद रखेंगे, इस चीज़ को। ठीक है, वहीं अब एक चीज़ बता दिए मुझे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण के पिता किसको कहा जाता है। इतना मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक अंग्रेज थे, है ना। अब उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ ये बताइए कि इस विभाग की स्थापना कब हुई। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आर्टिकल 50 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 50, है ना, यानी कि अनुच्छेद 50, जो कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर देता है ना। जो हमारे राज्य होते हैं, जो हमारे जिले होते हैं, राज्य के अंदर जो जिले होते हैं, है ना, जैसे मध्य प्रदेश में जिले हैं, उत्तर प्रदेश में जिले हैं, बिहार में, है ना, यानी कि भारत के जो 28 राज्य हैं उनमें जितने जिले हैं। अब जिले में आप दो चीज़ देखते होंगे, दो पावर काम करती हैं। एक होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि DM जिसको हम बोलते हैं, और दूसरे होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिसको हम जिला जज के नाम से जानते हैं। दोनों ही जिले के मालिक होते हैं, दोनों ही पावर में होते हैं। अब इन दोनों की जो पावर है, इन दोनों की जो शक्ति है ना, वो आर्टिकल 50 बताता है, याद रखेंगे। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि जो हमारा BNNS है, जिसको हम पहले IPC के नाम से CRPC के नाम से जानते थे, याद रखेंगे इस चीज़ को, है ना, BNNS
ठीक है। अब इसी के माध्यम से BNNS में DM और डिस्ट्रिक्ट जज की शक्तियों के बारे में इसमें खोल के बताया गया है, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। कार्नवालिस कोड आता है जिसमें प्रथम बार प्रयास किया गया था कि प्रशासनिक स्तर पर इसको लागू किया, ठीक है। ये भी आप अच्छे से समझेंगे, ठीक। वहीं अब आर्टिकल 51 देख लीजिए। आर्टिकल 51 में आप क्या देखोगे कि आर्टिकल जो 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर शांति की बात करता है। आर्टिकल 51 किसकी बात करता है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हो या फिर वो शांति हो, ठीक है। दूसरे देशों के साथ शांति समझौता हो या फिर सुरक्षा का कोई मुद्दा हो, तो वो अगर कोई नियम है, कोई किसी तरह का कोई बात है, तो वो कौन से आर्टिकल में आ जाएगी? वो आ जाएगी आपके आर्टिकल 51 में। इस चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे। हमारा भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 का जो आर्टिकल है वो 36 से लेकर 51 तक है, यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। अब हमने आर्टिकल जो 51 है, यानी कि अंतिम आर्टिकल भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, उसका जो आर्टिकल लास्ट का है 51 नंबर आर्टिकल, जो कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति या फिर सुरक्षा, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें समझ लीजिए कि इसमें एक चीज़ और बूझी जाती है DPSP के माध्यम से, है ना। अगर आप किसी थोड़ी सी भी बड़ी लेवल की अगर परीक्षा देते हो तो उसमें एक चीज़ ज़रूर पूछी जाती है कि आप ये बताइए समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत या फिर उदारवादी सिद्धांत, इनमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं? पूछ लेगा कि आर्टिकल आपका 42 किस में आता है, आर्टिकल आपका 47 किस में आता है, आपका आर्टिकल इसमें 37 कौन सी इसमें आता है, तो वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए, है ना। जैसे समाजवादी सिद्धांत के अगर अनुच्छेद की बात करता हूँ, 38, 39, 39 का A, 41, 42, 43, 43 का A, 47, यानी कि टोटल 8 अनुच्छेद हैं जो समाजवादी सिद्धांत से पर लागू होते हैं, यानी कह सकते हैं हम समाजवादी सिद्धांत पर ये काम करते हैं। कौन से? 8 आर्टिकल हैं हमारे, याद रखेंगे। वहीं गांधीवादी सिद्धांत पर भी हमारे 6 आर्टिकल हैं। कौन कौन से? 40, 43, 43 का B, 46, 47 और 48, ये 6 आर्टिकल आपके गांधीवादी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, याद रखेंगे इस चीज़ को, है ना। वहीं उदारवादी सिद्धांत पर जो हमारे अनुच्छेद हैं वो 7 अनुच्छेद हैं। कौन से? 44, 45, 48, 48 का A, 49, 50 और 51, ये आपके उदारवादी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल अनुच्छेद हो जाते हैं लेकर 36 से लेकर 51 तक। आई होप कि आपको समझ आया होगा और आप नोट भी कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4A में है, जो मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1976 में हुआ था, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। वर्तमान में 11 हैं, लेकिन जब इनको ऐड किया गया था तब ये 10 थे, याद रखेंगे इस चीज़ को, है ना। 8 की सिफारिश की गई थी लेकिन 10 ऐड किए गए थे, कुछ छोड़ी भी गए थे, है ना। अब जो स्वर्ण सिंह समिति थी, अब उसमें कितने सदस्य थे, कौन कौन थे, हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे से समझेंगे। अब 10 यानी कि जो 11वां है वो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, शिक्षा का अधिकार, है ना, याद रखेंगे इस चीज़ को, 2002 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार 11वां आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि कर्तव्य है, जिसको इसमें ऐड किया गया था। हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मूल संविधान में वर्णित नहीं थे, और इसको जब वर्णित नहीं थे मूल संविधान में, तो संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में इनको जोड़ा गया। अब जोड़ा गया तो उसमें संविधान संशोधन हुआ था 42वां, कि कौन सा? 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1976 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में संशोधन कर के माध्यम से, है ना, संशोधन। अब संशोधन कौन सा होता है? 368 आर्टिकल है, याद रखेंगे इस चीज़ को, जो संविधान संशोधन की बात करता है ना, याद रखेंगे इस चीज़ को। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक। अब भारतीय संविधान के भाग 4A में इसको दिया गया वर्तमान में, याद रखेंगे इस चीज़ को। आज की अगर हम डेट में भारतीय संविधान का भाग 4A के बारे में पढ़ते हैं तो वो मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, वो है, ठीक है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं, यानी 51 का A भी आ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 51 का A हो, 51 का A भी लिखा आ सकता है, याद रखेंगे इस चीज़ को, है ना। शुरुआत में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, ये भी आप याद रखेंगे। जो 11वां मूल कर्तव्य है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, है ना, जो शिक्षा से संबंध रखता है, जो 11वां पॉइंट जोड़ा गया था, याद रखेंगे इस चीज़ को। अब जो शिक्षा से संबंध रखता है, इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता
क्या करेंगे, उनको शिक्षा देंगे यानी कि उनको पढ़ाएंगे, इसमें यह कहा गया था। याद रखेंगे साथ ही साथ कि न्यायोचित नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है और बाध्यकारी भी नहीं है। क्या नहीं है, बाध्यकारी भी नहीं है, बाध्यकारी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को, जो भी भारत का नागरिक है, किसी भी विदेशी नागरिक को मूल कर्तव्य प्राप्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। ठीक है, अब आगे बढ़े इस चीज में, और एक आप समझेंगे, कार्यकारी व विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से बाध्यकारी है। नैतिक रूप से बाध्यकारी है, जैसे नैतिक कहती है कि आपके माता पिता हैं, है ना, उनकी सेवा करना ये भी आपका नैतिक कर्तव्य होता है, याद रखेंगे। ऐसे ही जो भी ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी कि जो भी आपके 11 पॉइंट हैं मूल कर्तव्य के, ये सभी आपके नैतिक रूप से आप पर बाध्यकारी होते हैं, कार्यकारी या फिर विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होते यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि मूल कर्तव्य का उल्लंघन करने पर न्यायालय दंडित नहीं करेगा, है ना। अगर आप मूल कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं तो आपको न्यायालय दंडित नहीं कर सकता, लेकिन अगर राज्य सरकार इन पर कानून बना दे, इन फंडामेंटल ड्यूटीज पर, तब कानून के अंतर्गत आपको सजा जरूर दी जा सकती है। ठीक है, फिर आप पर ये बाध्य हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देश की सुरक्षा की अगर बात आ जाए, देश के सम्मान की अगर बात आ जाए, अगर ये कानून ना हो इन पर तो कोर्ट आपको सजा नहीं दे सकती, लेकिन अगर सरकार इन पर कानून बना देगी, अगर आप फिर उन कानून को नहीं मानोगे तो आप सजा के दायरे में आ जाओगे, है ना। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का एक मूल कर्तव्य है। क्या है, सार्वजनिक संपत्ति जो होती है ना, सरकारी जो प्रॉपर्टीज है, उनके जो क्या है, रक्षा एक मूल कर्तव्य है। ठीक है, ये मूल कर्तव्य आपकी सजा के दायरे में नहीं आती, यानी कि कोर्ट न्यायालय आपको सजा नहीं दे सकता अगर आप इनको नहीं मानोगे। लेकिन BNS की धारा के तहत सार्वजनिक संपत्ति का अगर आप नुकसान करते हो तो आप दंड के दायरे में आ जाओगे, यानी कि सरकार ने इनके लिए कानून बना दिया, है ना। अगर आप मूल कर्तव्य के हिसाब से अगर आप सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हो फंडामेंटल ड्यूटीज के आधार पर, तो आपको न्यायालय सजा नहीं देगा। लेकिन BNS यानी कि पूर्व IPS, है ना, पूर्व IPC, उसके माध्यम से अगर आप सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हो तो आप सजा के दायरे में आ जाओगे, आपको सजा हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज और समझेंगे कि ये आपके जो मूल कर्तव्य है, ये स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में ऐड किए गए थे ये, है ना। वहीं एक चीज और समझ लीजिए कि मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए सकारात्मक मार्गदर्शन और जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने वाले कर्तव्य होते हैं, है ना। वहीं अगले पॉइंट है, नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर है कि नागरिकों के द्वारा इनका पालन किया जाए या फिर नहीं किया जाए, है ना। अब एक चीज और अगला बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए कि जो हमारी स्वर्ण सिंह समिति बनी थी उसमें सदस्य कौन थे, कितने थे, कैसे कैसे। तो याद रखेंगे एक मेन सबसे पॉइंट जो आता है निकल के कि मूल कर्तव्य जो थे, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज थी, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में है, लेकिन इनको किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा। जो समिति थे उसके अध्यक्ष थे स्वर्ण सिंह, याद रखेंगे। लेकिन वहीं अन्य जो इसमें सदस्य थे समिति में वो थे AR अंतुले, और इसके अलावा थे SS रे, इसके अलावा थे HR गोखले, इनके अलावा थे रजनी पटेल और थे BA सैयद अहमद, इसके अलावा BN गाडगिल, DP सिंह, CM स्टीफन, दिनेश गोस्वामी और अंतिम थे BN बैनर्जी, याद रखेंगे। यानी कि स्वर्ण सिंह समिति में टोटल 10+1 हम कह सकते हैं, यानी कि 10 सदस्य थे और एक अध्यक्ष, यानी कि टोटल हम कह सकते हैं 11 सदस्यों की ये समिति बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति। इनकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, इनको जोड़ा गया था। साथियों, आज की क्लास में हम यही समाप्त करेंगे और आज आपने भारतीय संविधान का भाग 4 का A भी कंप्लीट कर लिया। आज हमारी ये 32 क्लासेस हो चुकी हैं। अब जो अगली क्लासेस रहेगी हम इसमें भारतीय संविधान का भाग 5 यानी कि संघ सरकार के बारे में बात करेंगे। संघ सरकार यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना। इसके अलावा राज्य सरकार को भी हम इसमें मिला के मर्ज करके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं संघ और राज्य में कहीं ना कहीं तालमेल होता है, तो वो सभी हम आगे बढ़ते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे, है ना, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ के बारे में हम अच्छे से नॉलेज लेंगे। ठीक है, Noki24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के पास। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, भरोसा रख के हमारे साथ जुड़ जाइए Noki24
चैनल के साथ में। आपका अपना चैनल है, अपना परिवार है, बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है और इस लेवल पर पढ़ा रहे हैं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि 90% हमारे साथी ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और या फिर आपके जो भी ग्रुप सर्कल में होंगे उनके पास इस वीडियो को भेजिए और उनसे पूछिए कि स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी उसमें कितने सदस्य थे और कौन थे। मैं कह रहा हूं 90% पता ही नहीं होगा, लेकिन आपको हम बता रहे हैं, है ना। यानी कि अगर डीप भी जाएगा, अगर एग्जामिनर अगर आपसे डीप क्वेश्चन भी करेगा तब भी आप उसका इजीली आंसर दे सकते हो, है ना। यानी कि हर एक पॉइंट को, हर एक आर्टिकल को, जो भी आर्टिकल के सब आर्टिकल्स हैं उनको भी हम पढ़ रहे हैं। हर एक चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम पॉलिटी को अच्छे से कवर कर लेंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि 90% मैं आपकी पॉलिटी को समाप्त कर लूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन जो 10% रहेगा इसको 100 बनाने के लिए, है ना, वो आपको करना पड़ेगा। और वो आप कब होगा? वो आपका जब होगा जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, याद रखेंगे, है ना। तो सेल्फ स्टडी जरूर करें, नोट्स बनाएं ताकि उसका बार बार रिवीजन आप कर सको कम समय में, है ना। नोट्स का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में पढ़ना, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपका चैनल है। फिर मिलेंगे एक बार अगली वीडियो में, क्लास नंबर 33। जय हिंद, जय भारत।